हाय गाइस, मैं गीताली दास। मैं आज फिर से आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आज टॉपिक थोड़ा अलग से है। ये भाषा विज्ञान पर आधारित है। भाषा विज्ञान में एक पार्ट है कि संसार की भाषाओं का वर्गीकरण के ऊपर। उस पर आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे संसार की भाषा के वर्गीकरण का स्वरूप क्या है और आधार क्या है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। संसार की भाषाएं और वर्गीकरण। पहले हम स्वरूप पर आते हैं। संसार में अनेकानेक भाषाएं और बोलियां हैं। प्रायः यह लोकोक्ति भी है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। अर्थात पानी का स्वाद हर चौथे कोस कुछ न कुछ बदल जाता है और हर 8 कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि थोड़ा हम यहाँ भी देखते हैं, थोड़ा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर को जाने से ही हमारी भाषा में थोड़ा कुछ बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। अतः इतने विस्तृत संसार में इतने अधिक भाषाएं और बोलियां हैं कि इनमें परिवर्तन होना तो स्वाभाविक ही है। गणना करने वालों ने बतलाया है कि इनकी संख्या 2796 है। इन सब पर विचार करना इतना संभव तो नहीं है, लेकिन भाषा विज्ञान में तो कुछ प्रमुख भाषा पर ही विचार संभव हो सकता है। तो विद्वानों ने भाषाओं के वर्गीकरण के अनेकों आधार बताए हैं, जिनमें प्रधान आधार इस प्रकार है। महाद्वीप के आधार पर पहले जैसे एशियाई, यूरोपीय तथा अफ्रीकी भाषाएं आते हैं यहाँ। 2 नंबर देश के आधार पर जैसे चीनी और भारतीय भाषाएं आदि। और फिर धर्म के आधार पर जैसे मुसलमानी, हिंदू तथा ईसाई भाषाएं आदि आते हैं। 4 नंबर काल के आधार पर जैसे प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भाषाएं आदि। भाषाओं की आकृति के आधार पर जैसे अयुगात्मक तथा योगात्मक भाषाएं। फिर 6 नंबर परिवार के आधार पर जैसे भारोपीय परिवार की भाषाएं, एकाक्षर परिवार की भाषाएं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं आदि। फिर प्रभाव के आधार पर जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएं तथा फारसी प्रभावित भाषाएं आदि। तो प्रभाव के आधार पर संस्कृत से ही हमारे जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा को हमारे सभी भाषाओं के माँ बोला जाता है। तो हिंदी में भी फारसी का बहुत प्रभाव रहा है। तो ये प्रभाव के आधार पर इन दोनों भाषाओं को रखा गया है। तो वर्गीकरण के उपयुक्त 7 आधारों में भाषा विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्व केवल अंतिम 3 आधारों पर किए गए वर्गीकरणों का ही है। अंतिम कौन कौन से हैं? भाषाओं की आकृति के आधार पर, परिवार के आधार पर और प्रभाव के आधार पर। इन तीनों को ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा गया है, जिसमें से प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण अपनी शैशवावस्था में है। प्रभाव के आधार पर कौन से हैं? जो संस्कृत प्रभावित भाषाएं और फारसी प्रभावित भाषाएं, इसे भी शैशवावस्था में ही रखा गया है। इस प्रकार के अध्ययन से भी भाषा विषयक बहुत सुंदर निष्कर्ष प्रकाश में लाए जा सकते हैं। 2 ऐसी भाषाओं में जो पारिवारिक या आकृतिमूलक दृष्टि से एक दूसरे के समीप भी नहीं है, इस दृष्टि से एक दूसरे के समीप आ जाती है और उनका तुलनामूलक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हिंदी और तमिल में पारिवारिक या आकृतिमूलक दृष्टि से कोई संबंध नहीं है, किंतु संस्कृत प्रभाव के कारण दोनों में शब्द समूह या ध्वनि आदि की दृष्टि से समानता है। अफ्रीका में भी इसी प्रकार के अध्ययन की पर्याप्त गुंजाइश है। अभी देखिए, हिंदी और तमिल में कोई पारिवारिक या आकृतिमूलक दृष्टि से तो कोई संबंध नहीं है, किंतु संस्कृत प्रभाव के आधार पर, मतलब संस्कृत से हिंदी में भी वो शब्द आए हैं, तमिल में भी आए हैं, तो इन दोनों में शब्द समूह तथा ध्वनि आदि की दृष्टि से लेकिन समानता है। तो अफ्रीका में भी इस प्रकार के अध्ययन की पर्याप्त गुंजाइश है। तो संबंध तत्व या पद रचना का संबंध व्याकरण अथवा भाषा की रूप रचना से है। इस
व्याकरण समानता पर आधारित वर्गीकरण को आकृतिमूलक अथवा रूपात्मक कहलाता है। पहले इसे व्याकरणिक अथवा रचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। अभी आकृतिमूलक वर्गीकरण को व्याकरणिक अथवा रचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। हिंदी में इसके लिए वाक्यमूलक, रूपात्मक तथा पदात्मक नाम भी प्रचलित है। अभी दूसरे वर्गीकरण, अभी वर्गीकरण दो ही भागों में, मतलब महान भागों में किया गया है। एक है आकृतिमूलक और दो है पारिवारिक। अभी हम दूसरे वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण का आधार अर्थ तत्व की समानता पर ध्यान देते हैं। यहाँ मतलब आकृतिमूलक में संबंध तत्व या पद रचना का संबंध व्याकरण अथवा भाषा की रूप रचना से होगी, लेकिन यहाँ पारिवारिक वर्गीकरण का आधार अर्थ तत्व की समानता पर ही यहाँ ध्यान देते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अभी हम एक उदाहरण से इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ये चारों अर्थ तत्व है। ये चारों यानी राम, रावण, बाण और मारा, ये चारों मतलब अर्थ तत्व है। ये मतलब इन्होंने एक अर्थ, सुनिश्चित अर्थ को ही मतलब दिखाया है। ठीक है, ये चारों अर्थ तत्व हो गए। और ने मतलब राम ने रावण को बाण से, जो यहाँ है ना, ये विभक्तियाँ जो योग हो गई है। अभी ने, को, से, ये तीनों संबंध तत्व या पद रचना के तत्व है। अर्थात इन्हीं तीनों के कारण अर्थ तत्वों का आपस में संबंध स्पष्ट होता है। तो ने, को, से ये संयोग होकर राम ने रावण को बाण से मारा, यानी एक अर्थ को सुनिश्चित किया है। तो अभी समझ में आ गया ना। संबंध तत्व या पद रचना का संबंध व्याकरण अथवा भाषा की रूप रचना से है, ये हो गया। इसे क्या, इस व्याकरण समानता पर आधारित वर्गीकरण को आकृतिमूलक अथवा रूपात्मक कहलाता है। लेकिन दूसरे वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण का आधार अर्थ तत्व की समानता पर ध्यान देते हैं। अभी देखो, पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अभी पारिवारिक वर्गीकरण का और दूसरा नाम क्या है, मतलब अन्य नाम क्या है? वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक। और आकृतिमूलक का क्या क्या है? वाक्यमूलक, रूपात्मक तथा पदात्मक नाम भी यहाँ प्रचलित हो गया है। अभी इन दोनों को, राम ने रावण को बाण से मारा, ये अभी उदाहरण से हमें स्पष्ट हो गई है किस तरह अर्थ तत्वों को संबंध तत्व या पद रचना के संयोग से एक सुनिश्चित अर्थ को मतलब स्पष्ट करने में संभव हुआ है। तो ये वीडियो अभी यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। आई होप आप सबको ये भाषा के वर्गीकरण का स्वरूप और आधार ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।